नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के ख़ास सेगमेंट फेस टू फेस में। फेस टू फेस में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे यंग और टैलेंटेड पर्सनालिटी से जिन्होंने पढ़ाई विदेशों में की है, लेकिन अपना कार्य क्षेत्र चुना है एक आदिवासी क्षेत्र, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है। विदेशों में पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसा क्या कारण रहा कि उनको समाज सेवा के क्षेत्र में आना पड़ा, तो उन्हीं से जानते हैं। बहुत स्वागत है आदित्येश्वर सिंह जी आपका हमारे शो में। सबसे पहला सवाल यही कि कैलिफोर्निया में आपने इंजीनियरिंग की, दिल्ली से इंजीनियरिंग की, मतलब कुल मिलाकर आपने विदेशों से पढ़ाई करने के बाद भारत को ही क्यों चुना अपने कार्य क्षेत्र के लिए, और भारत में भी ऐसे पिछड़े क्षेत्र अंबिकापुर को? जब कॉलेज में था, पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो भी एक सरकारी संस्था ही थी जहाँ पे हम लोग ने पढ़ाई की। तो एक बहुत ही डाइवर्स मिक्स बच्चों का था, पूरे देश से भी थे, हर वर्ग से भी थे, और कहीं ना कहीं उस समय से मन में था कि वापस आके इंजीनियरिंग का उपयोग करके अपने देश के लिए, अपने घर के, अपने ज़मीन के लिए कुछ करना है। और उसके बाद मौका लगा मास्टर्स के लिए बाहर जाने का। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में मास्टर्स भी इंजीनियरिंग में ही किया, प्रोडक्ट डिज़ाइन में। और कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय था उसका जो माहौल था, बर्कली जाना जाता है रेवोल्यूशनरी यूनिवर्सिटी के तौर पे, जहाँ पे सोशल सर्विस और समाज सेवा के प्रति एक माहौल कह लें या एक एनवायरनमेंट कह लें, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे जैसे हम लोग जब थे तब भी चाहे क्लाइमेट चेंज के बारे में हो, चाहे ऑपरेशन के बारे में हो, पॉवर्टी के बारे में हो, इन सब को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत, डिस्कशंस और एक्टिविटीज़ भी इनको लेके बहुत थी। तो उन सब को लेके कहीं ना कहीं मन में हमेशा ही था कि वापस ज़रूर आना है, घर में काम करना है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में काम करना है। ये बात शायद मैंने भी कभी नहीं सोची थी। मन था कि मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन में अपना मास्टर्स किया था, तो ग्रामीण एरिया में इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन इस्तेमाल करके किस तरह लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सके, इस उद्देश्य से मैं वापस आया था। लेकिन आज परिस्थिति अनुरूप राजनीति में के माध्यम से भी वही काम करने का मौका मिल रहा है। आपकी स्कूलिंग भोपाल से रही और कॉलेजिंग या दिल्ली से रही, वो भी एक हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से रही, फिर आप अमेरिका चले कैलिफोर्निया, फिर पूरी लग्जरी लाइफ और सारे जो शहरी कल्चर है वो छोड़ के आपने एक ऐसे पिछड़े ज़िले को, एक अंबिकापुर को अपनाया। तो किस तरह की चुनौती रही और किस तरह की ये जो डगर है, कठिन डगर रही? हम लोग मूल तो सरगुजा के ही निवासी रहे। ग्रैंडफादर सर्विस में थे, IAS थे। तो वो उस कारणवश जब MP काडर में आए तो भोपाल में अपने आखिरी पोस्टिंग के बाद यहीं सेटल हुए, यहीं से वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे। और कहीं ना कहीं सरगुजा से हम लोग का बचपन से जुड़ाव बना रहा। मन में भी हमेशा, इसीलिए जैसा मैंने बताया कि इंजीनियरिंग के दौरान भी जो माइंडसेट बना कि आके ग्रामीण एरिया में इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके काम करना है, वो उन लोग को देखते हुए ही बढ़ा। जिस तरह से ग्रैंडफादर ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्विस में दी, परिवार के अन्य लोग भी राजनीति के माध्यम से लोगों के हित में ही हमेशा काम करते रहे। हम लोग अपने एंसेस्टर्स के बारे में, परदादा उनके पिताजी के बारे में जब सुनते थे, जो उस टाइम महाराजा थे, रामानुजचरण सिंह देव, तो उनकी भी जब बात सुनते थे तो वो किस तरह हर सुबह पुलिस हेल्पलाइन से हर थाने की जानकारी लेना, लोगों के बीच में रह के काम करना, राज परिवार से होने के बाद भी जब राज थे तब भी लोगों के बीच में जुड़ के उनके साथ काम करना। तो शायद उस माहौल में बड़े होने के कारण हमेशा से ये मन था कि आके सरगुजा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अच्छा करें, लोगों को जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाके काम कर सके। आपके ग्रैंडफादर मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं। आपने भी विदेशों में पढ़ाई की है, लेकिन आप भी एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते थे या विदेशों में रह कर अच्छे से ठट बाट की ज़िंदगी, लग्जरी लाइफ जी सकते थे। आपको ये प्रेरणा मिली कैसे कि ये सब इतनी लग्जरीज लाइफ छोड़ के एक पिछड़े वर्ग ज़िले, पिछड़े इलाके में जाके काम करने की, समाज सेवा करने की? मास्टर्स करने के बाद अमेरिका में 3 साल काम करने का भी मौका मिला। वहाँ पे पहले 1 साल मर्सिडीज़ में, फिर एक स्लम्बरजे करके ऑयल एंड गैस कंपनी है, 2 साल उनके यहाँ काम करने का मौका मिला। और सच बात यह है कि उस समय मेरे को कुछ साल और काम करने का भी मन था। घर में कुछ परिस्थिति बनी और
ये हमेशा मन में था कि वापस आना है। जब वहाँ काम भी करते थे तो हम लोग हमेशा उसी मन से काम करते थे कि यहाँ से सीख के जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं और जो नए दुनिया के न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको किस तरह वापस ला सकें। ये हमेशा मन में था और इसका जो कारण रहा वो मेरे को लगता है कि अपने घर के बड़ों को देख के उन लोग के पास चाहते तो हर सुविधा के लिए साधन थे, सर्विस में जाने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन तब भी उनने अपने जैसे ग्रैंडफादर ही हुए पूरा जो एक कहें कि राजसी बैकग्राउंड से आने का जो फ़ायदा था या उसको साइड करते हुए सर्विस में अपनी ज़िंदगी दी और कहीं ना कहीं वो हम लोग के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। एक सवाल जो मेरे मन में है कि जिस परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस सरगुजा परिवार से, एक रॉयल फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपके बड़े पापा छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, टी.एस. सिंहदेव साहब, अभी वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर और जीएसटी मिनिस्टर हैं। आप जो ऊपर से भी आके हेलीकॉप्टर से भी आके आप राजनीति में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन फिर आपने समाज सेवा राजनीति में जाने के लिए समाज सेवा का ही रास्ता क्यों चुना? और हमें ये भी पता है कि आप अभी अंबिकापुर से जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं और सबसे युवा अध्यक्ष हैं, तो क्या कारण है कि आपने कठिन डगर चुनी? अभी जिला पंचायत में वहाँ क्योंकि ट्राइबल बहुल एरिया है तो जिला पंचायत रिजर्व्ड है, तो अध्यक्ष हम लोग के मधु सिंह जी हैं और मैं उपाध्यक्ष के रूप में वहाँ अभी कार्य कर रहा हूँ। और एक तरीके से बोलें तो मेरा पॉलिटिक्स में एंट्री करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं पैरेलली बड़े दाऊ टी.एस. सिंहदेव जी, उनके साथ बैकएंड में पॉलिसी में काम करने का मौका लगभग 2017 से हमको मिला और पीछे जब घोषणा पत्र बन रहा था तो साल भर हम लोग लगातार फील्ड में ही थे। छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में उनके साथ भ्रमण करने का मौका मिला, लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, एक बड़े जन आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिला जिसमें लोगों की एक वास्तविक परिस्थिति सामने आई कि छत्तीसगढ़ में क्या वास्तविक परिस्थितियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, लोगों की क्या आशाएं हैं, क्या उन दिक्कतें हैं, कहाँ परेशानियां हैं और क्या अच्छा भी हो रहा है, क्या बुरा भी हो रहा है। तो उस माध्यम से बैकएंड में मैं कहूँगा कि एक इस परिवार से आने का लाभ भी रहता है, एक एंट्री जल्दी मिल जाती है, इन परिस्थितियों को देखने का जल्दी मौका मिलता है। बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन इसके माध्यम से जो सीख मिली कहीं ना कहीं उससे और प्रेरणा बढ़ी इस क्षेत्र में काम करने के लिए। और बैकग्राउंड में काम करते करते 2020 में जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था तो मेरा बिल्कुल उस समय जिला पंचायत में लड़ने का मन नहीं था, पर वहाँ सरगुजा के जो बाकी साथी थे, कई वरिष्ठ, कई हम लोग के हम उम्र, उन लोग की मंशा और उन लोग के कहीं ना कहीं प्रेरणा से इसमें उतरा। मैं ये बात ज़रूर स्वीकार करता हूँ कि अपने बैकग्राउंड से आने से बहुत लोगों को लगता है कि पैराशूट एंट्री हो जाता है या ऊपर आ जाते हैं। Exactly. तो थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलता है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि शायद हम लोग इस माहौल में बड़े होते हैं, सब लोगों के बीच में बचपन से ही रहते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है, पर वो फ़ायदा शुरुआत का ही है, उसके बाद तो आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना ही पड़ता है। और राजनीति में आने के बहुत पॉजिटिव्स हैं। जिस हद का इम्पैक्ट असर आप लोगों की ज़िंदगी में राजनीति के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से कर सकते हैं, शायद सिर्फ समाज सेवा के माध्यम से उतना ना कर पाएँ, पर राजनीति अपने बोझ के साथ भी आता है, उसके अलग एक पहलू भी रहते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है, आपकी जो वाइफ हैं, आपकी जो बेटर हाफ हैं, वो भी, उनकी भी स्कूलिंग, कॉलेज और उनकी भी परवरिश शहरी क्षेत्र में हुई है। जब आप इस तरह के काम के लिए आगे बढ़े तो उनका क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि मेरा ये भी पता है कि आप उनको भी वहाँ पर उस काम में इन्वॉल्व कर लिया, वो भी अब उसी समाज सेवा में और पिछड़ा वर्ग, पिछड़े इलाकों में काम कर रही हैं, आपके साथ कदम से कदम ताल कर रही हैं। जी, त्रिशाला और मैं स्कूल से ही साथ थे हम लोग, एक साल ऊपर नीचे स्कूल में, तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, साथ रहे। फिर पढ़ाई के लिए अलग अलग जगह, वो पहले लॉ करने के लिए पुणे गई, फिर भोपाल से उन्होंने यहीं से अपना एडवर्टाइजिंग में भी पढ़ाई की और उस समय अलग अलग रहे। वो भी मूलतः गुना से आती हैं और उनका भी परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा ही रहा। हम दोनों के बीच में असली नेता तो वही हैं। असली बात तो ये है कि नेता के गुण तो सारे उन्हीं में हैं और लोगों से जुड़ने का, लोगों के बीच में जाके एक अपनापन बनाने का जो उनमें क्षमता है, शायद वो उससे बहुत कम मुझ में है। और
जबकि बचपन से ये बड़ी वैसी बात है, हम लोग जब बचपन में भी साथ थे, बड़े हुए साथ, तो हमेशा से राजनीति में उन्हीं को आना था। अच्छा। एक जैसे कहें, पर बड़े होते होते मन बदला और अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उनको लगता है कि राजनीति से जितना दूर रह जाए अच्छा। लोगों के बीच में जाके लोगों का काम करने तक उनको बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ये भी बताऊंगा कि जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था तो जिन जिन एरियाज़ में वो गई, जहाँ उनने लोगों के बीच में जाके बात रखी, काम किया, और सबसे ज़्यादा वोटों से मैं बोलूँगा मार्जिन वहीं से मेरे को मिला। ऐसे गांव जो नॉर्मली विधानसभा में भी कांग्रेस जहाँ से पीछे रहती थी, वहाँ से भी लगभग 80% से ज़्यादा वोट मिलके लोगों ने साथ दिया, और वो पीछे पड़ के वहाँ के एरिया के काम भी कराने में लगी रहती हैं। तो एंट्री उनको करना थी पॉलिटिक्स में, लेकिन आपने एंट्री पहले कर ली। लेकिन नहीं, मैं तो एंट्री एकदम करनी नहीं चाहते थे। और उनका धीरे धीरे शायद वो एक राजनीति का जो दूसरा पहलू रहता है, एक गंदा पहलू रहता है, वो जो पूरा ध्यान राजनीति में समाज सेवा और लोगों के उसमें रहता है, होना चाहिए, उसको छोड़ के राजनीति के कई दूसरे पहलू भी रहते हैं, उनको शायद देख के उनका मन थोड़ा सा डगमगाया। तो खैर उनका मन डगमगाया, लेकिन आपके कितने सपोर्टिव रहती हैं जब आप फील्ड वर्क करते हैं या सोशल वर्क करते हैं? या फील्ड में तो पूरा साथ, मतलब मैं बोलूँगा कि उनके रहने से बहुत फ़ायदा भी मिलता है, बहुत सहयोग भी मिलता है, और जिस तरह से वो लोगों के मन की बात भी निकाल पाती हैं, और जो कई बार समस्या की अच्छी चीज़ें भी सामने ला पाती हैं, वो मेरे को बहुत सहयोग भी मिलता है उससे, और मेरे को लगता है हम लोग जो मिल के साथ काम करते हैं उससे एक संतुलन भी साथ में बना रहता है। अभी आप राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होकर आए हैं, कैसा क्या लगा कि राहुल गांधी जी में पहले के मुकाबले क्या इस यात्रा के बाद क्या बदलाव हुआ? जिस तरह से पहले लोग उनको अलग अलग नामों से संबोधित करते थे, अपरिपक्व नेता बोलते थे, इमेच्योर्ड लीडर बोलते थे, क्या लगता है कि वो अब वक्त के साथ साथ उनमें क्या बदलाव आ रहा है और किस तरह से उनमें मैच्योरिटी आ रही है? पिछले कुछ सालों में भी कई ऐसे मौके रहे जहां राहुल गांधी जी के साथ उनको सुनने का, करीबी से देखने का मौका मिला, 2-3 बार मिलने का भी मौका लगा। तो जो उनको करीब से देख पाते हैं, एक बार उनको मीडिया के जो एक मीडिया भी नहीं कहेंगे, एक आज के जो डिजिटल ज़माने का इंस्टेंटेनियस डिजिटल वर्ल्ड है, जिसमें कुछ एक परिस्थिति का कुछ अंश दिखा के एक माहौल बना दिया जाता है, उस लेंस के बाहर से जब आप उनको थोड़े लंबे समय में देख पाते हो, तो ये हम लोग को काफ़ी समय से लगता था कि उनकी जो क्षमता है और उनके अंदर जो लोगों के लिए काम करने की मंशा है, वो बिल्कुल ही लोगों के बीच तक नहीं पहुंच पा रही थी। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकल रही, और अभी साउथ इंडिया से ऊपर आते आते तो दूर से लगता था कि जैसे दिखता था कि शायद उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा। कई जगह सिर्फ सोशल मीडिया में पता चल रहा था, नेशनल मीडिया में कवरेज नहीं था, तो शायद सिर्फ कार्यकर्ता ही तो नहीं है। तो अभी 3 दिन जब हम लोग साथ रहे, अपने ओमकारेश्वर से लेके लगभग इंदौर तक का सफ़र, जो कि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी था और अर्बन क्षेत्र भी था, जो लोगों का रिस्पांस रहा, हम लोग ये सोच से गए थे कि शायद ग्रामीण एरिया में ज़्यादा मिलेगा, इंदौर एक मुश्किल है एरिया है जहाँ पे कुछ बड़े नेता कांग्रेस के भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर बीजेपी का भी बहुत अच्छा होल्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पांस रहेगा। पर हम लोग तो पीछे रह के लोगों के साथ थे, और लोगों के अंदर जो एक उत्साह था राहुल गांधी जी की तरफ, और मैं तो बोलूँगा कि छोटे बच्चे से लेके कॉलेज के जो नौजवानों से भी चर्चा की, उन लोग के साथ रह के जो हम लोग ने, जैसे यात्रा आती थी तो दोनों तरफ रोड के लोग अपने घरों के उससे बाहर थे, बच्चे अपना संदेश लेके प्लैकार्ड्स के साथ खड़े हुए थे, यूथ अपने मुद्दों को लेके बात कर रहे थे, और जिस तरह कई लोगों को उन्हें अंदर बुला बुला के, मेरे को लगता है जो 3 घंटा हम लोग ने इंदौर शहर के अंदर 28 तारीख को 27 तारीख को पदयात्रा की, कम से कम 100-150 लोगों को उन्होंने यात्रा में अपने साथ, नॉर्मल लोग जो कार्यकर्ता भी नहीं होंगे, बुला बुला के शामिल की, उनसे बात की। और ये देखने को मिला कि इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े आयोजन में भी जब उनके पास आप जाओ, आपके जो 2 मिनट, मेरे को भी कुछ समय आगे जाके बात करने का मिला, इतनी भीड़ में भी उनका पूरा फोकस जो उनके पास है उतने देर में उसके साथ था, कहीं खोए हुए नहीं थे। जो आप बात कर रहे हो उससे वो उसी मुद्दे पे एकदम सटीक बात कर रहे थे, और ये बात भी जनता तक अब पहुंच रही है। और एक जो परसेप्शन उनके लिए बन गया था, वो मेरे को लगता है ज़रूर इस यात्रा से टूटेगा लोगों में, ना केवल उनके प्रति, बट जो एक्चुअल परिस्थिति है, जो मैसेज लेके वो निकले हैं, जो देश की परिस्थितियां भी कई गंभीर हैं, उस मुद्दे को लेके भी लोगों में ज़रूर जागरूकता बढ़ेगी, और इन इश्यूज़ पे भी
मेरे को लगता है लोग अब मोबिलाइज होंगे। एक आखिरी सवाल आदि आपसे, कहा जाता है कि जो ये नई जनरेशन है या यूथ वर्ग है वो पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स के नाम से बोलता है कि आप पॉलिटिक्स में जाने में उनको कोई रुचि नहीं दिखती, इंटरेस्ट नहीं दिखता, वो पॉलिटिक्स के नाम से ही दूर भागते हैं। क्या वजह है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे यूथ्स को जो पॉलिटिक्स को गंदे गलत तरीके से देखते हैं और सोचते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ डर्टी है और सिर्फ डर्टी चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं भी उनमें से एक हूँ, या कहें बहुत हद तक था भी। बहुत पास से बचपन से राजनीति को देखा भी, और शायद इसलिए और भी ये फीलिंग मन में थी। राजनीति कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का भी एक बड़ा रोल है, बहुत व्यक्तिगत होती जा रही है। पॉलिसी, देश की भलाई, देश के बड़े मुद्दों से हट के व्यक्तिगत राजनीति पे बहुत ज़्यादा फोकस है हर स्तर पे। मैं ये बोलूँगा ऐसा कोई कि सिर्फ राहुल जी या मोदी जी के स्तर की बात नहीं है या चीफ मिनिस्टर के लेवल की बात नहीं है, जबकि इवन लो लेवल्स वार्ड सरपंच में भी बहुत ही व्यक्तिगत राजनीति हो गई है। हम लोग को मुद्दागत राजनीति पे आना पड़ेगा, और वो तभी आएगा जब युवा इसमें रुचि लेंगे। जब तक युवा मज़े लेंगे, साइड में बैठ के हंसेंगे, ताली बजाएंगे, पर्सनल कमेंट्स को सीटी बजाएंगे, तब तक ये देश ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरता रहेगा। ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, दोनों पक्ष के लिए मैं बोलूँगा। तो इसमें हम यूथ 40% ऑफ इंडिया बनाते हैं, और हमें ही आगे बढ़ के अपने मुद्दों को, अपने इश्यूज़ को प्राथमिकता देनी पड़ेंगी। जब तक उस पर जवाबदारी लोग ना दें, उस पर सटीक और खुल के लोग बिना टाल मटोल करे, ध्यान बटाए उन मुद्दों पे जवाब ना दें, तब तक हमें अपनी बात को एक होकर उठाते रहना चाहिए। और तभी यूथ आना भी चाहेगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा और इन्वॉल्व जब लोग होंगे, उसी के माध्यम से राजनीति में आएंगे। और यूथ से जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे पॉलिटिक्स में, तब तक देश का ये परिस्थिति बदलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि यूथ इंटरेस्ट ले, अच्छे मुद्दों पे बात करे, अच्छे मुद्दों को अप्रिशिएट करे, उसको सराहना करे, और एक्टिवली भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहा पहले एक सॉन्ग हमने सुनते थे कि बच्चों दिखलाओ चल के, नेता तुम ही हो कल के। लेकिन आज अगर हम देखें, आज के सिनेरियो में देखें, बात करें आज के सिनेरियो में, तो पॉलिटिक्स आज पावर और पैसे का ज़रिया बन गई है। समाज सेवा का ज़रिया अब नज़र नहीं आती। लोग क्या पहले एक था पॉलिटिक्स में आते थे, समाज सेवा के करने के नज़रिए से पॉलिटिक्स में इंटर होते थे। लेकिन अब अगर एंट्री करते हैं कोई भी पॉलिटिक्स में आते हैं, तो उनका एक सीधा सा एम होता है, एक मोटो रहता है कि इससे हमें पावर गेन करना है और पैसा गेन करना है। अगेन इसमें भी मैं फिर से दोबारा उसी बात पे आऊँगा कि ये हम जनता के हाथ में ही है। जब तक हम इसको बर्दाश्त करेंगे, और जब तक हम भी इस पहलू को, हमारे जब राजनीतिक कैंपेन होते हैं, जब चुनाव का समय आता है, और जब पैसे से जुड़े हुए बातों को जब तक हम भी चुनावी मुद्दा बने रहने देंगे, हम 5 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर आखिरी 10 दिन के कुछ मेहनतों को प्राथमिकता देंगे, तब तक ये परिस्थितियाँ बनी रहेंगी। क्योंकि ये 2 वे स्ट्रीट है। आप मुद्दों पे बात करोगे, आप मुद्दों पे वोट दोगे, और आप मुद्दों पे लोगों को ज़िम्मेदार ठहराओगे। 1 साल, 5 साल, 10 साल तक ये चीज़ चल पाएगी। लेकिन जहाँ आप कंसिस्टेंटली इन बातों पे वोट देते रहोगे, आप अपने मुद्दों को ही आगे रखोगे, ये बात टूटेगी। और जो आपने बोला, एक तरीके से लोगों के हित की राजनीति या लोकतंत्र का जो मूल क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, तो वो कब बनेगा? जब लोग इस बात को, अपने आप को प्राथमिकता देंगे। और ये एक तरीके से जो माहौल वाली राजनीति होती है, जिसमें मज़े लेने वाला भी आजकल बहुत एक माहौल चल गया है, उसको साइड रख के मुद्दों पे फोकस करेंगे, तो मेरे को ज़रूर भरोसा है कि ये टूटेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एक आदित्येश्वर सिंह देव, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की, लेकिन अपना जो कम कर्म है वो काम करने की जगह चुनी। एक ऐसे पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में, जहाँ पर आदिवासी वर्ग क्षेत्र है, वहाँ पर काम करने के लिए का रास्ता चुना। डगर मतलब कठिन डगर चुनी। ये आराम से भी पैराशूट से भी एंट्री कर सकते थे पॉलिटिक्स में, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए कठिन डगर को अपनाया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। आदित्य, आप हमारे साथ जुड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।